मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है बेटा अपने मैथ्स फाइव मास्टर सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यूपी पुलिस की परीक्षा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और यूपी पुलिस की परीक्षा में अगर देखा जाए, मैथ्स के बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिले, अच्छा डाटा देखने को मिला, लैंग्वेज अच्छी मिली। और कह सकते हैं इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, इस बार मैथ का जो लेवल रखा है, जो 2021 में यूपीएसआई के पेपर में आया हुआ था, उससे उसके लेवल जैसा था, ये कह सकते हैं यूपीएसआई लेवल जैसा। और कई सवाल तो आपको बता सकते हैं एज इट इन्होंने एसएससी सीजीएल में जो आए हुए क्वेश्चन है एज इट ही इन्होंने कॉपी कर लिए। फिर भी दो चार सवाल में और अच्छी लैंग्वेज देखने को मिली है। तो मैं 23, 24 और 25 बोले तो 23 अगस्त को, 24 अगस्त और 25 अगस्त को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। 6 शिफ्टों में जो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जो लगे मुझे कि ये वास्तव में कराने लायक है, नए सवाल है जो बार बार हर बच्चे ने कर लिए होंगे, उन्हें मैं नहीं करा रहा हूँ। और 6 शिफ्ट में जो भी अच्छे क्वेश्चन लगे थे उन्हें मैं आपको कराने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे लेटेस्ट में अब एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले जा रहे हैं, वो भी जरूर इस वीडियो को देख के जरूर जाएं, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल इनके देखने को मिले और लैंग्वेज बहुत अच्छी लगेगी, खासकर अर्थमेटिक के सवाल की। तो स्टार्ट करते हैं यार। सवाल क्या थे मैं आपको दिखाते। ठीक, पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है भाई, सुन ले यार। उसने कहा है कि भाई इस तरह के वैसे आर्टिकल बेस वाले सवाल आते तो रहते थे, पर ये सीजीएल मेंस वगैरह में बहुत आया करता था, पर इस बार यूपी पुलिस के में दिया। देखो क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता है, कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। तो बताओ 20 रुपए में 9 आर्टिकल बेचे तो बेटा उसे कितने % की हानि या प्रॉफिट होगा। एक बात तो क्लियर है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, देखने में ये लगता है कि 10 रुपए के 4 आए, 10 रुपए के 5 आए, तो 20 रुपए में कितने आए, 9, और 20 के बेचे कितने उसने, 9 में। ऐसे सवालों में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ऐसे सवालों हमेशा लॉस होता है। देखने में तो ये लगता है कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे सब सवाल जैसे कहता ना, 1 रुपए में 4 आए, 1 रुपए की 5 टॉफी आती है, 2 रुपए में 9 टॉफी बेच दी, तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे ना, सब में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। अब देखो यार, करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे सवालों को करने के लिए आप क्या करना है भाई, इसमें क्या है, जैसे 10 रुपए में कितने आर्टिकल आए थे, इधर 4 आर्टिकल आए थे पहली बार, उतने ही आर्टिकल 10 रुपए में कितने आर्टिकल आए, 5 आर्टिकल आए। मेन इंपोर्टेंट चीज क्या होती है इसमें वो समझ लो। मेन इंपोर्टेंट चीज है सेम नंबर ऑफ ऑरेंज। जितने पहले आर्टिकल आए थे ना, उतने बाद में भी आए। अब यहाँ दिखा रहा है 4 आर्टिकल या 5 आर्टिकल। आर्टिकल की संख्या क्या करते हैं ऐसे सवालों में, इक्वल कर लेते हैं। भाई सवाल आर्टिकल इक्वल कर लिया। अब भाई दो प्रकार की आर्टिकल खरीद के लाया, तो हम कह देंगे 50 रुपए में कितने आर्टिकल आए थे, 20, और यहाँ 40 रुपए में कितने आर्टिकल आए, 20। कुल मिलाकर के इस बंदे ने, कुल मिलाकर के आप एक बात नोटिस करोगे कि भाई इसने टोटल कितना खर्च कर दिया, 90 रुपये। और कितने आर्टिकल आ गए पता है आपको, 40 आर्टिकल। अब आपसे परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, इस बंदे ने अगर देखा जाए 90 रुपये में कितने आर्टिकल खरीद लिए इसने, 40 आर्टिकल खरीद लिए, सीपी हो गया। और इसने 20 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे, 9 आर्टिकल बेचे। अब तरीका तो ओरिजिनल वही है जो किताब वगैरह में होगा। क्या करो बेटा आप, फिर आर्टिकल की संख्या इक्वल कर लो, है ना। आर्टिकल की संख्या इक्वल करोगे। मैं कहता हूँ जब भी आपको आंसर परसेंटेज का ही देना है, तो ऐसे सवाल को करने का एक तरीका होता है, आसान तरीका। क्या कर लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सीपी बन जाएगा 90 गुणा 9 बन जाएगा। 90 गुणा 9 कितना आएगा, 810 आएगा, है ना। और भाई 90 गुणा 9 810 आएगा। और एसपी बन जाएगा बेटा आपका कितना, 20 गुणा 40 800 बन जाएगा। हम कह देंगे 0 से 0। 81 रुपये की चीज 80 में बिकी, 1 रुपये का लॉस हुआ, कितने पर हुआ, 81 पर इंटू 100। तो हम कह देंगे 1 सही 19/81% की क्या हुई, लॉस हुई। ठीक है, तो ये आर्टिकल बेस्ड सवाल होते हैं। भाई 10 रुपये के 4 लाया, 10 रुपये के 5 लाया, दोनों आर्टिकल बराबर आए, तो आर्टिकल इक्वल कर लो, वस्तुओं बराबर कर लो। यहाँ 5 का गुणा, ये 4 का, मतलब 20 संतरे 50 में आए, 20 संतरे 40 में आए। 90 रुपये में 40 संतरे लेके आया था और 20 रुपये के 9 बेचे। अब तरीका तो ये है कि फिर आर्टिकल की संख्या इक्वल करो, बाद में सवाल आंसर आएगा। मैंने कहा आपको आंसर ही तो देना है यार। आप भाई इतना ध्यान रखना है, ऐसे सवाल जब भी आर्टिकल वाले आते हैं, रुपये इधर लिख लिया करो, आर्टिकल इधर लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो हम कह देंगे 81 रुपये की चीज 80 में बिकी, 1 का लॉस हुआ, प्रॉफिट और सीपी पे होता है, तो आंसर कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ। जब भी ऐसे सवाल आपको मिले ना, जैसे वो कहता है कि एक बंदे ने 5 रुपये में 6 पेन लेके आया है, 5 रुपये के कितने पेन लेके आया, 6 पेन लेके आया, सीपी है। और वो कहे कि भैया उसने 3 रुपये में
4 पेन बेची, 3 रुपये में कितने पेन बेचे, 4 पेन बेची, तो बताओ कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो ऐसे सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आंसर परसेंटेज में पूछता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 गुणा 5 कितना आएगा 20, 3 गुणा 6 कितना आएगा 18। हम कह देंगे 20 रुपये की चीज कितने में की 18, 2 का लॉस हुआ 20 पर, तो हम कह देंगे यार इस बंदे को कुल मिला के 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ में आ गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इस तरह का सवाल आपको यूपी पुलिस के हर सेक्ट में मैथ्स में मिला। ये इसमें मतलब औरों में तो वही मिला, 5 रुपए के 6 पेन लाया, 6 के 5 पेन बेचे, पर इसमें ये आया कि भाई ये 2 आर्टिकल खरीदे फिर तीसरा बेकार। ठीक है बेटा। अच्छा यार और देखते हैं क्या सवाल था यार, इधर देखो। ये सवाल बड़ा अच्छा लगा, सवाल अच्छा लगने के पीछे रीजन था इसकी लैंग्वेज, जो बोल रहा है उससे ध्यान देना। क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है एक 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगेगा। इस सवाल में बहुत आसान सवाल है, सवाल में दिक्कत नहीं थी, फिर भी बच्चे मैक्सिमम सवाल को गलत करके आ गए। वो तो अलग बात है, उसने ऑप्शन नहीं रखा, उन्हें ऑप्शन रख ले तो फंस जाते। इस सवाल में करना क्या था, पहले तो आपको ये देखो, 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ठीक है भाई। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगेगा। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी एक बात होता, पहले सवाल एक स्टेप पे तोड़ देते यहां तक। ये बताओ 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अपनी तो लंबाई क्रॉस करती है, साथ साथ उस टनल की लंबाई क्रॉस करती है। तो इसने कितनी दूरी चली, 67 अपनी लंबाई चली, 33 ये चली, तो कुल मिला के दूरी कितनी चली, हम कह देंगे 67 और 33 इतनी दूरी वो चली। 67 ये चली उसने, 33 ये दूरी चली, कितने सेकंड में पार किया, 10 में। हम कह देंगे यार इसने, इससे पता चला ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। अब इससे क्या कहा गया है यार, एक उससे क्या कहा गया वो देख लिया आप लोग। उससे कहा गया है बेटा, एक बात सुनना, उससे क्या कहा गया है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, सवाल में इंपॉर्टेंट लाइन यही थी। उसने कहा है ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करना है। अब उसने, बच्चों ने क्या किया, कोई भी नए स्टूडेंट कोई भी होगा वो सोचेगा भाई प्लेटफॉर्म को, इसने क्या किया, अब किया प्लेटफॉर्म को 67 प्लस 65 कर दिया ना भाई। उसने एक बात कही है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति है, और व्यक्ति खड़ा होता है तो आपको पता होना चाहिए ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। अगर ये कहता है इस सवाल में कि ट्रेन ने वो प्लेटफॉर्म पार किया है 65 मीटर लंबा, तो आप इस सवाल को करते हैं कि 67 प्लस 65, फिर 10 का भाग देते। लेकिन उसने बहुत चालाकी से सवाल को बदला, उसने कहा है 65 मीटर पे खड़े एक व्यक्ति को पार करना है। पार क्या करना है, व्यक्ति, और व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन ने अपनी लंबाई चली होगी, और ट्रेन ने अपनी लंबाई चली होगी तो मुझे एक बात बताओ, ट्रेन ने अपनी लंबाई चलने का मतलब 67 मीटर चली होगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो कितना टाइम लगा होगा 67 सेकंड, ये इतना टाइम लगा होगा, यही जानना चाह रहा था। और बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी में क्या किया है कि गुरुजी 67 की ट्रेन है, 65 का प्लेटफॉर्म है, दोनों को जोड़ दिया है, तो आंसर आया 132 में 10 का भाग देगा तो कितना आंसर आया बेटा 13.2। कह रहे थे ऑप्शन नहीं मिला, क्वेश्चन गुरुजी क्वेश्चन गलत आ गया। मैंने क्वेश्चन गलत नहीं आया भाई, थोड़ा सा सवाल पढ़, प्लेटफॉर्म को पार नहीं करना था, उसे पार क्या करना था, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को। प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को होने का मतलब क्या है बेटा, अपनी लंबाई पार करना, इतनी स्पीड से कितना टाइम लगा होगा 6.7। बढ़िया सवाल था, खासकर इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। ठीक, और देखते हैं बेटा यही और सबसे बढ़िया बात की जाए खासकर 23-24 की, 23 और 24 की दोनों शिफ्ट बोले, चारों शिफ्ट जो हुई है ना, उनमें रियल बहुत अच्छे सवाल देखने को मिले। 30-31 की शिफ्ट में 1-2 सवाल को छोड़ दिया जाए, ऐसा और टफ नहीं थे, लेकिन 23 और 24 में बढ़िया सवाल थे। अब देखो, हाँ जो सवाल लगातार रिपीट हुए, मैंने वो क्वेश्चनों को भी कट कर दिया, बस मैं उन सवालों करा रहा हूँ जो बार बार रिपीट भी हुए और अच्छे सवाल है। ठीक, अब ये सवाल है 9 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज कितना है, 132 है, तो पहली बार अंतिम संख्या का अंतर क्या हुआ। मैं तुम्हें इस पर पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म करा देता हूँ, कभी भी ये सवाल मिल सकता है आपको आगे। अब देखो,
अगर ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, 9 लगातार संख्या बोल दे, है ना, क्रमागत लगातार बोल दे, नेचुरल नंबर बोल दे, होल नंबर बोल दे, इंटीजर नंबर बोल दे, लगातार हो, है ना, ऐसे सवालों के लिए अगर आपको, अगर इसमें पूछता वो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, अगर इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वो करने का तरीका होता है, एक बच्चा फॉर्मूला याद रखता है, एवरेज प्लस n-1/2। क्या याद रखता है? एवरेज प्लस n-1/2। अगर इस सवाल में पूछा हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप आंसर दे देते। अगर इसी सवाल में पूछा होता कि बताओ गुरुजी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 9 संख्याओं में, तो उसका आंसर होता एवरेज माइनस n-1/2। और गुरुजी इसमें जो सवाल पूछा है उसका अगर आंसर आपको देना है कि सबसे पहली व अंतिम, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, या सबसे बड़ी और सबसे छोटी, लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, तो भाई इस सवाल को अगर आपको करना है, वैसे तो मैं आपको बताऊं, देखो तरीका तो ये है कि भाई एक काम कर, पहले तो इसका अगर लार्जेस्ट नंबर पूछे तो मैं कह सकता हूँ 132, 9 में से एक गए तो 9 संख्या है ना, 9 में से एक गए तो 8, 2 का भाग देगा 4, लार्जेस्ट संख्या क्या आएगी 136। स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो एवरेज जो दे रखा होता है, 9 में से एक गए तो 8, 2 का भाग देगा 4, तो हम कह देंगे भाई इसका आंसर कितना है बेटा आपका 128। हमसे अगर वो पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, जो आंसर पूछा था उनके लिए वैसे इतना नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर अगर निकालना है तो n-1, 9 में से एक गए तो आंसर आएगा 8। जैसे इस सवाल का आंसर था, सॉरी हमसे सम संख्याएं, अच्छा लगातार नहीं है, ये है सम संख्या, सॉरी, ये जो रिजल्ट पर काम आता है लगातार के काम आता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर। अगर यही सवाल उसने सम संख्या वाला दे रखा है तो ध्यान रखना, सम संख्या के लिए एक काम करना यार, ये सब जगह से क्या हट जाएगा, 2 हट जाएगा, सब जगह से क्या हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, याद रखना। ये जो मैं रिजल्ट पहले बता गया था वो लगातार के लिए, याद रखना। और इसमें भी क्या लग जाए, यहाँ पे 2 लग जाएगा। अगर 9 में से एक गए तो ये आ जाएगा बेटा आपका 8, तो ये हो जाएगी संख्या 140, और इसमें करेगा तो बेटा वो हो जाएगी आपकी 124, और 9 में से एक गए तो बेटा 8 गुणा 2 हो जाएगा 16। ये जो रिजल्ट है बेटा, ये जो तीनों रिजल्ट मैंने बताए ये काम आते ऑड एंड इवन के लिए। ये जो रिजल्ट आपको पढ़ा है ना अभी, इसे याद रखना, ये सब जगह काम आ जाएंगे, ऑड एंड इवन संख्याओं के लिए काम आते, पर यही काम आता है ऑड के लिए और यही काम आता है इवन के लिए। जैसे इस सवाल में पूछा तो सम संख्याओं का था, लेकिन अगर ये विषम संख्याओं का होता तो भी यही आंसर आता, इस पर डाटा मिल जाएगा। तो ये तीनों रिजल्ट होते हैं ऑड एंड इवन के लिए काम आते हैं, तीनों में से सवाल कोई भी पूछ सकता है। और लार्जेस्ट नंबर पूछे तो जो एवरेज दे रखा होता है प्लस n-1, स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो एवरेज माइनस n-1 आ जाता है। और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सबसे फर्स्ट एंड लास्ट में अंतर पूछता है तो n-1 इंटू 2 आ जाता है, इन्हें याद रखना। अब मैंने अभी इसी जगह पे एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ये काम तो करते हैं ऑड एंड इवन के लिए, और यहीं पर एक बात और सीख लो, जो सवाल पूछे गए कई सेट में ये भी सवाल पूछा गया लगातार संख्याओं के लिए। लगातार संख्या कौन सी, जैसे नेचुरल नंबर, उनमें गैप नहीं होगा, होल नंबर, उनके लिए भी ये सवाल आ जाता है, उनमें याद रखना, उनमें खाली इतना अंतर आता है, अगर लार्जेस्ट नंबर पूछने लग जाए तो भैया वही सवाल होता है एवरेज प्लस n-1/2। और लगातार संख्याओं में जब सवाल पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो एवरेज माइनस n-1/2, और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस पूछ लेता है तो बेटा वो आपसे याद रखना n-1 आंसर आता है। ये कब काम आता है ये रिजल्ट, ये काम आता है लगातार संख्याओं के लिए। किस में आता है, लगातार संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, जहाँ पे भी लगातार संख्याओं की बात की जाएगी, क्रमागत संख्याओं की। और ये कब काम आते हैं तीनों रिजल्ट, जब विषम संख्या होंगी और सम संख्या होंगी तो ये आएगा। इन दोनों पॉइंटों से, 3 ये पॉइंट लिखा है, 3 पे लिखा है, 6 पॉइंटों में से हर सेट में आपको एक एक सवाल मिल जाता है किसी वनडे एग्जाम में, इन्हें याद रखना। तो ये रिजल्ट है आपके, ध्यान रखना ऑड एंड इवन के लिए। आपसे लार्जेस्ट नंबर भी पूछ लेता है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लेता है, और इनमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का अंतर भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये ऑड एंड इवन के लिए काम आता है, सम और विषम के लिए, और ये वाला तरीका जो था ये लगातार के लिए। ठीक बेटा, चलो
अगला सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल ये क्या था। देखो ये आर्टिकल बेस वाला सवाल भी हर एक में फिर आया। चावल के प्रति किलोग्राम 25% की वृद्धि की गई, जिसके कारण एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। आपको पता होना चाहिए रेट और क्वांटिटी में संबंध, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है बेटा आपका इनवर्स। भाई सिंपल सी बात है, किसी चीज की रेट बढ़ेगी तो लोग उसे क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, है ना, जब क्योंकि एक्सपेंडिचर फिक्स है। 25% की वृद्धि होने का मतलब है गुरुजी, रेट उस बंदे की पहले 4 रुपये पर केजी होगी तो आज कितनी होगी 5, क्वांटिटी उसकी 5 से कितनी हो गई होगी 4। तो मैं एक बात कह सकता हूँ, क्वांटिटी कितनी कम हो गई भाई, है ना, क्वांटिटी कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई, 1 नहीं कम हुई है, वो कह रहा है 6 किलोग्राम कम हो गई है। अब इसमें बेटा कुछ भी पूछ सकता है, 4 सवाल बनते हैं। प्रेजेंट क्वांटिटी कितनी आती थी, पहले घर में कितने किलोग्राम चीनी आती थी, बाद में कितने किलोग्राम चीनी आती थी, प्रेजेंट क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, प्रेजेंट रेट, ओरिजिनल रेट, ये सब वर्ड पूछता है। उसने पूछा क्या, चलो मैं बता देता हूँ। 1 का मान क्या आया, 6 आया। अब मुझे बताओ 1 का मान 6 आया, अगर वो ये पूछने लग जाए कि वर्तमान में कितने किलोग्राम चीनी आती है, इसे कहेंगे वर्तमान में 24 किलोग्राम। ये पहला वाला लाइन, ये पहली लाइन होती है ना, इसे कहते हैं ओरिजिनल डाटा, ये प्रारंभिक डाटा होता है जिसे ओरिजिनल कहते हैं। और ये जो सेकंड लाइन पूरी लाइन शो करेगी, ये होता है कौन सा डाटा बोलते हैं इसे, प्रेजेंट। तो अगर वो पूछे प्रेजेंट में कितने किलोग्राम चीनी आ रही है, 24 किलोग्राम। अगर वो पूछता 1 का मान 6, तो पहले घर में चीनी कितनी आ रही होती है, ओरिजिनल इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ रही थी 30 केजी। लेकिन उसने पूछा क्या, वो देख ले यार, उसने पूछा चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक, प्रारंभ माने ओरिजिनल, ओरिजिनल पूछा है। तो प्रारंभिक पूछा है तो हम कह देंगे ओरिजिनल पूछा है, तो एक काम कर, अगर वो ओरिजिनल रेट पूछे तो ये बताओ कितने का खर्चा हुआ था, 1200 रुपये में, और 1200 रुपये में ओरिजिनल कितनी चीनी आई थी, 30 किलोग्राम। तो भाई ओरिजिनल चीनी की रेट कितनी थी, 40 रुपये पर केजी थी। कितनी थी बेटा आपकी, 40। अगर देखो ओरिजिनल पूछे तो ओरिजिनल वाले से भाग दे, अगर वो पूछता वर्तमान में कितना है तो वर्तमान का क्या आंसर आता, 24 का भाग दे देते इसी में, तो हम कहते थे 50 आ जाता। तो इसमें 4 सवाल आते हैं। वो पूछ सकता है ओरिजिनल क्वांटिटी, प्रारंभिक क्वांटिटी खपत, वर्तमान खपत आ सकती है, प्रेजेंट क्वांटिटी। पूछ सकता है ओरिजिनल रेट, तो ओरिजिनल वाले से भाग दे, प्रेजेंट रेट पूछेगा तो प्रेजेंट वाले से भाग दे, तो प्रेजेंट आए। इस चारों में से कोई भी सवाल आपको पूछ लेता है। इनकम एक्स बोले तो एक्सपेंडिचर बराबर आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है भाई, आपका रेट इनटू क्वांटिटी होता है। अब मैंने कहा रेट और क्वांटिटी इनवर्स का संबंध हो जाता है, रेट उसकी 4 से 5 हो गई तो क्वांटिटी 5 से 4, कितनी बढ़ गई बेटा, 1 नहीं, वो खुद कह रहा है कितनी बढ़ जाती है, 6 किलोग्राम कम हो जाती है। 1 का मान 6 आ गया। अगर उसने पूछा प्रारंभिक तो 30 केजी, वर्तमान 24 केजी, प्रारंभिक रेट 1200 में प्रारंभिक वाले का भाग दे दे 40, वर्तमान का पूछता तो 24 का भाग दे दे। ठीक है बेटा, तो आंसर याद रखना, ये सवाल हर सब सेट में रिपीट हुआ है इसका। और देखते हैं यार, ये इस तरह के जो सवाल आते हैं यार, इस सवालों को देखो, ये बच्चों को बहुत परेशान करके गए। अब इन बच्चों में परेशान करने के पीछे रीजन ये है कि अगर इन सवालों को बच्चा उनसे लगाने लग जाएगा इक्वेशन वगैरह से, तो टफ पड़ जाएगा एज ए स्टूडेंट। इनको करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बच्चे को ऑप्शन से उठा लेना चाहिए। क्या कह रहा है सवाल देख, कुछ छात्र यात्रा पे गए और खर्च की जाने वाली नियोजित राशि 96 थी। ए फ्यू स्टूडेंट वेंट ऑन ए ट्रिप एंड द टोटल अमाउंट प्लान टू स्पेंड वाज 96 रुपीज। हाउएवर फिर भी 4 students did not turn up and as a result the remaining student had to contribute 4 rupees extra. The number of students when attempt the trip. वो कह रहे थे भाई कुछ बच्चे जा रहे थे ट्रिप पे, जा रहे थे घूमने के लिए, ठीक है, प्लान बनाया भाई। अब उन्होंने कहा भाई ट्रिप पे जाने का टोटल खर्चा आएगा हमारा 96 रुपये का, 96 रुपये हमारे अकाउंट में चाहिए यार, हमें 96 रुपये हमें अकाउंट में चाहिए। तो क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात। हाँ भाई, तो इस तरह के जो सवाल आए यार, इनको इक्वेशन पे बनाने बच्चे बैठ गए तो टाइम लग जाएगा। इनको करने का सबसे बढ़िया, अच्छा माइक, हाँ भाई, तो जो इस तरह के सवाल जो आए थे ना, अगर इक्वेशन से आप करोगे तो टाइम लग जाएगा यार। इक्वेशन का यूज ना करके अगर इन बच्चों को ऑप्शन से करना पड़ेगा तो आसान रहेगा। जैसे पहला ही ऑप्शन क्या दिया उसने, पहला ऑप्शन दिया कि भाई मान, उसने कहा इस बार कितने लोगों ने भाग लिया था। मान लिया हमने 8 बच्चों ने भाग लिया। अब जब 8 बच्चों ने भाग लिया, रुपए कितने थे, पहले 96 रुपये थे,
तो ये बताओ 96 रुपये थे, 8 बच्चों ने इस बार भाग लिया है, तो प्रत्येक बंदे ने कितने रुपए दिए होंगे? 12 रुपये दिए होंगे, है ना। अगर वो ये कह रहा है, अब वो ये कह रहा था कि भाई 4 बच्चे छोड़ के चले गए, अगर मैं ये कहता हूं वही 96 रुपये होते, 4 बच्चे और होते जो पहले जो छोड़ के गए, तो हम कह देते 96 पहले कितने बच्चे घूमने जा रहे थे? 12। तो यार प्रत्येक बच्चा कितने रुपए देता? 8 रुपए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आ रहा है? आ रहा है भाई, क्यों? वो कह रहा है ना प्रत्येक को 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन। दोबारा सुनो भाई, कुछ दोस्त थे कहीं पर घूमने का प्लान बनाया उन लोगों ने, और भाई उन्होंने कहा कि जो धनराशि खर्च होनी है वो फिक्स है 96 रुपये, 96 रुपये से 1 रुपये ना कम, 1 रुपये से ज़्यादा। तो 96 तो खर्च करने हैं, लेकिन आखिरी टाइम पर कुछ न कुछ ड्रामा हो गया, 4 लोगों ने कह दिया हम नहीं घूमने जा रहे। अब जब 4 लोग घूमने नहीं जाएंगे तो भैया एक्स्ट्रा 4-4 रुपये देने पड़ेंगे बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि भाई उसने पूछा बाद में कितने लोगों ने भाग लिया था। हमने मान लिया कि भाई 8 लोगों ने भाग लिया था, हैं 8 लोगों ने भाग लिया था, 96 रुपये थे, तो इसका मतलब प्रत्येक ने कितने रुपए इकट्ठे करे थे? 12 रुपये। मैं ये कह रहा हूँ वही 96 रुपये, वो कह रहा है अगर वो पहले वाले 4 और जाते तो कितने आदमी हो जाते? 12। तो प्रत्येक को पहले कितना देना पड़ता है? 8। आय कितना देना पड़ा है? 4। तो प्रत्येक को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा? 4 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक, ध्यान रखना। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है। एक सवाल और है। अच्छा, इस बार आपने और देखा होगा सीआई और एसआई की इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम ये सीजीएल में बहुत मिलती थी आप लोगों को, लेकिन अब की बार सीआई और एसआई की इंस्टॉलमेंट इस बार भी यूपीपी के पेपर में देखने को मिली है और हर सेट में देखने को मिली। तो क्या है सवाल, वो भी समझा देते हैं यार। देखो यार, एक राशि का भुगतान 17 से 64 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है, जिससे वार्षिक संयुक्त कितना है? 5% है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए 5% को सीआई की इंस्टॉलमेंट कैसे करते हैं भाई। 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 होता है भाई। 20 रुपए के कितने देने पड़ेंगे 1 साल बाद? 20 के 21 रुपए देने पड़ेंगे 1 साल बाद। और 2 किस्तें तो क्या कर लेंगे आप? स्क्वायर। 3 किस्त होंगी तो क्या करेंगे? क्यू। 4 किस्त होंगी तो 4Q। मतलब आपको जानते हैं इंस्टॉलमेंट या जो सीआई चलती है पावर की फॉर्म में चलती है। 1 साल है तो 1 पावर, 2 किस्तें तो 2। अच्छा, इधर वाला जो होता है वो होते किस्त होती है, इधर वाला क्या होता है? इंस्टॉलमेंट होती है, इधर वाली इंस्टॉलमेंट होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहा है प्रत्येक किस्त समान है, उसी ने तो कहा है 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है ना भाई। ईच 17 से 64 रुपए की प्रत्येक किस्त है। किस्त को इक्वल करने के लिए यहाँ 21 का गुणा कर ले, क्योंकि ये 4 से 41 21 है। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 21 का गुणा करेगा तो 420, ये हो जाएगा 441, ये होगा 400, ये होगा 441। अब यार ये बताइए, मुझे पूछा क्या जा रहा है ये बताइए। तो उधार ली गई राशि कितनी थी? मैं ये कह रहा हूँ इधर वाला होता है धन, जो कर्ज आपने लिया है, जो अमाउंट होता है, और इधर वाली होती है आपकी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट प्रत्येक, भाई कर्ज कितना लिया था टोटल तूने? 820 रुपये लिया था। जो अमाउंट था, जो कर्ज था, वो कितने का था? 820 का। प्रत्येक किस्त का मान कितना दिया है भाई उसने? प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है उसने, प्रत्येक किस्त का मान 441 नहीं है। ओरिजिनल कितना दे रखा है ये होता? 1764 दे रखा है। कितने गुना आ गया? 4 गुना। तो जो कर्ज भी है वो कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर आएगा 3280 रुपये। जो कर्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? वो कब? 3280 रुपये का कर्ज था। आप सीआई की इंस्टॉलमेंट के बारे में पता होगा, रेट को ब्रेक कर लो। एक किस्त है तो 20 से 21, 2 किस्तें तो 400 से 441, 3 किस्तें क्यू कर लेना। 20 का क्यू 8000, 21 का 9261। प्रत्येक किस्त समान कर लिया करो, उसी ने तो कहा है प्रत्येक किस्त समान है। ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1764। इंस्टॉलमेंट इक्वल करने के लिए 21 का गुणा। तो मुझे बताओ इस बंदे ने टोटल कितना कर्जा लिया था? इधर वाला कर्जा होता है 820 का। प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है 441 का। इतना कितने गुना? 4 गुना और 380। और मैंने बताया आपको हर सेट में एक सवाल देखने को मिला किस्त वाला, ठीक है। चलो भाई और सवाल देख लेते हैं। सवाल कह रहा है भाई आपका एक और सवाल, ये भी आपका 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का सवाल है। ए और बी की चालों का रेशियो कितना था? 2:3। इसलिए ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ए की स्पीड को डबल कर दें तो उसके द्वारा तय करने में कितना समय लगेगा? मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी कहानी है, मुझे एक छोटी सी बात बताओ। इनकी स्पीड का रेशियो दिया है ए और बी को,
कितना दिया 2 और 3। आपको पता है स्पीड में और टाइम में क्या संबंध होता है, इनवर्स का। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। तो छोटी सी एक बात बताइए, 3:2 हो जाएगा भाई, 3:2 हो जाएगा तो कितना एक्स्ट्रा लगा इसे, 1 रेशियो। एक नहीं, वो खुद कह रहा है कितना एक्स्ट्रा लगता है 15 मिनट। हम कह देंगे ए को कितना टाइम लगता था अगर कोई पूछे आपसे तो 45 मिनट, बी को कितना टाइम लगता था 30 मिनट। अब पूछा क्या ये देख ले, अगर भाई ए का टाइम पूछे तो कितना आंसर आएगा 45 मिनट, बी का टाइम पूछे 30 मिनट। लेकिन सवाल ए कंडीशन वाला नहीं पूछा। बाद में कहा यदि हम एक ही स्पीड को डबल कर दें। अब यार एक ही स्पीड को दुगुना करेंगे तो तुम जानते हो स्पीड और टाइम में क्या होता है, इनवर्स का संबंध। स्पीड डबल किया आपने तो टाइम कितना हो जाएगा, आधा। तो ए को पहले कितना टाइम लग रहा था 45 मिनट, ए के बारे में बात कर रहा है तो ठीक है। नाउ ए की स्पीड क्या हो गई भाई, डबल हो गई। जब ए की स्पीड को डबल कर दोगे आप, ए की स्पीड को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो ए को जो टाइम अब लगेगा, पहले कितना टाइम था 45 मिनट, ए की स्पीड डबल कर दी तो टाइम भी क्या हो जाएगा, आधा। तो आधा हो जाएगा टाइम, ए को कितना टाइम लगेगा 22.5 मिनट। भाई ए की स्पीड क्या कर दी, दुगुनी कर दी। ए की स्पीड को दुगुना करेंगे तो ए का टाइम क्या हो जाएगा, आधा। पहले ए को टाइम कितना लग रहा था 45, तो ए को अब टाइम लगेगा आधा, लगेगा आधा मतलब कितना टाइम लगेगा 22.5 मिनट। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल यार क्या कह रहा है, ये बहुत बढ़िया सवाल दिया, ये भी अच्छा सवाल इनके लिए। क्या कह रहा है भाई ये, सुनो बेटा। मतलब क्या कह रहा है, सेवा से सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। मतलब जो उसकी एक व्यक्ति है, पेंशन है ना, उसकी जो पेंशन उसे मिलती है सेवा के पिछले 3 वर्षों के औसत के दौरान, मतलब पिछले लास्ट के 3 साल में जितनी उसने कमाई की है ना, उसका औसत निकाल लो और उसका क्या कर लेना, आप आधा कर लेना। इतनी पेंशन मुझे आज मिलती है, ठीक है भैया। अब ये बताओ उसके बारे में क्या है, उसका वेतन 1/1/1983, 1 जनवरी 1983 को 300 रुपये महीने था। लेकिन 1/10/83, 1/10/84, 1/10/85 में 40 रुपए की एक्स्ट्रा वृद्धि होती है और 1/1/86 तक उसका 1/1/86 तक वो रिटायरमेंट हो जाएगा 1 जनवरी 1986 में। तो वो जानना चाह रहा उसकी प्रतिमाह पेंशन कितनी थी। अच्छा तुम एक बात बताओ, ये बंदे को 1/1/1983 को जॉब स्टार्ट, लास्ट वाली स्टार्टिंग है। और भाई ये बताओ जब 1/10 की बात की जा रही होगी, 1/10 की मतलब मैं कह सकता हूं 1/10 को इसकी सैलरी बढ़ जाएगी, 1/10 को क्या हो जाएगी, इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। और फिर बढ़ाएगा कब, अब फिर बढ़ाएगा ये 1/10 को सैलरी बढ़ेगी 40 रुपए, फिर बढ़ेगी 1/10/84 को सैलरी बढ़ेगी इसकी, चलो समझा देते। और फिर सैलरी बढ़ेगी कब इसकी, 1/85 को बढ़ेगी। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात बताइए, आप सुनना ध्यान से। अब मुझे छोटी सी बात ये जाननी है, 1/1/1983 को, और ये एक 10वां महीना स्टार्ट होगा ना, 10वां महीना स्टार्ट होगा, मतलब मैं ये कह सकता हूँ जब 9वां महीना खत्म हुआ होगा, मान लेते 9वां महीना जब खत्म हुआ होगा, 9 महीने का लास्ट हो रहा होगा, या आप कह सकते हो 9वां महीना सितंबर है, तो सितंबर का जब लास्ट हो रहा होगा 30/9/83 की बात करें हम, तो ये 9 महीने तक तो उसकी एवरेज सैलरी कितनी चल रही थी, 380 चल रही थी। और यार एक बात क्लियर है, क्या है भाई, 1/10 ये 40 रुपए बढ़ जाएंगे, कब बढ़ जाएंगे, 1/10/1983 को, और 1/10/1983 को बढ़ जाएंगे, और ये कहां तक चलेंगे बेटा, आपके बताए 30/9/1984 तक तो यही चलेंगे। अब भाई 40 रुपए जब बढ़ेंगे, या 380 से कितनी हो जाएगी सैलरी, 420, फिर 10 पे जाके सैलरी बढ़ी होगी, और ये 9वें महीने तक तो यही रही होगी, हैं 9वें महीने तक तो ये रही होगी, 40 बढ़ी तो कितनी हो गई होगी, 460 हो गई होंगी। अब यार ये बताओ, अब वो ये कह रहा है 10वें से, और रिटायर कब हो रहा है पता है आपको, 1/1/1986 है ना, 86 में रिटायर हुआ है ना वो, 86 या 86 को 1 तारीख को तो रिटायर हो जाएगा। हम कह देंगे 31/12/1985 की बात करें, जो लास्ट दिन था, तो 10वां 11 12 महीना,
फिर भी 40 रुपए बढ़े तो इसे लास्ट के 3 महीने में सैलरी कितनी रही होगी? 500। पहले तो ये लाइन समझ लो जो मैंने लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनो समझ लो आराम से। एक बंदे को 1/1/1983 को 380 रुपए महीने मिल रहे थे, और कब तक मिलेंगे? वो मिल रहे थे, लेकिन 1/10 को मतलब 10वें महीने की जब शुरुआत होगी तो उसकी 40 रुपए सैलरी बढ़ जाएगी, मतलब 9वें महीने तक तो वही मिले। मैं ये कह दूंगा 9 महीने तक, 9 महीने तक तो कितने रुपए कमाए उसने? 380 रुपए। कितने महीने तक कमाए बताना उसने? 9 महीने तक। 10वां महीना आ गया और 10वें से 9वें मतलब ये 1 साल हो जाएगा। जब 1 साल हो जाएगा तो उसकी सैलरी अब 40 रुपए बढ़ गई ना सैलरी इसकी, तो भैया 420 रुपए 1 साल तक कमाए उसने। 1 साल तक कितने रहेंगे? 420। फिर 10वें महीने से यहां तक कितने? फिर 40 रुपए बढ़ जाएंगे। अब 460 रुपए ये कितने महीने के लिए रहे? 12 महीने तक रहे। और लास्ट के 3 महीने, 10वां महीना, 11 महीना, 12 महीना, ये 3 महीने के लिए कितने रहे? फिर 40 बढ़ गए उसके, 500 गुणा 3 महीने के लिए रहे। अब मुझे जानना है ये कितने महीने की सैलरी हो गई? देखो 9 महीना, 9 12 21 महीना, 12 कितना हो गया? 33, 33 और 3 36 महीना, 36 मतलब 3 साल, और 36 महीने का भाग दे दो तो ये क्या आएगा? आपका एवरेज निकल के आएगा। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे अपने मन से, तो हम एक बात कह सकते हैं, क्या हमने सबसे बढ़िया काम क्या किया? इसमें एक काम किया आप लोगों ने, इसमें भाग दे दिया। कितने का भाग दे दिया आपने काम किया इसमें बेटा 12 का भाग दिया सब में। कितने का भाग दिया? 12 का। अब 12 का कैसे भाग देंगे वो देख लो। देखो 3 का भाग तो इसमें चला जाएगा, 3 बचेगा, लेकिन 4 का भाग इसमें जाएगा, 4 नाम 36 आएगा। ठीक है भाई, और 4 नाम 36 आएगा, और हम कह सकते हैं 2 जीरो, 2 जीरो मतलब 95। 12 का भाग दिया तो 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 कैंसिल है, 12 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 12 का भाग कैसे जाएगा? 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 का भाग इसमें जाएगा तो वो 125 आएगा। अब सुनो भाई, 12 का नीचे ही भाग देंगे, 3 आएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है भाई आपको? अब सबको जोड़ दो यार। सबको जोड़ेंगे कैसे? 95 गुणा 3 कितना आएगा? 15, 27 और 1 28। ये कितना आएगा? 420, और 460 कितना होता है भाई? 880 होता है। पीछे कितना लिखा है भाई? 125, और नीचे क्या लिखा है? 3। सबको जोड़ेंगे तो ये बताओ, ये आ जाएगा भाई 5 5 दूनी 10, ये आएगा 3 3 8 11, 11 और 8 कितना होता है भाई? 19 होता है। 2 8 10 तो 12, और 3 का भाग दिया तो ये निकल के आया, एवरेज निकल के आया 430 रुपए का। और हमको ये कहा गया ये तो एवरेज निकल के आया ना, इसका क्या करना है भाई? आधा। 430 का आधा क्या होगा? 215। तो हम कह देंगे उसकी जो सैलरी, वो पेंशन बनेगी, वो कितने महीने की बनेगी? 215 की। सवाल बहुत अच्छा था इसका ये। और देखो कब पूछा गया था? यूपी पुलिस री एग्जाम 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत अच्छा सवाल था। मेनली खेल तो ये था, ये लैंग्वेज समझना उसका क्या कहना है भाई, समझ ले दोबारा, लास्ट बार समझा रहे। सैलरी इंक्रीज हो जाती है 10वें महीने पर जाके, मतलब 9 महीने तक तो वही रही, इसलिए 380 रुपये 9 महीने तक तो वही लगाए मैंने। 10वें महीने में बढ़ जाएगी, और 10 से 10 निकाल लिया सीधा, तो 10 से 10 40 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 420। ये 12 महीने। फिर 10 से 10 भाई, ये 10 से 10 कितने हो गए? 12 महीने हो गए। फिर 10 से 10 कितने हो गए? 12 महीने, ये हो गई भाई 40 बढ़ेगी। और लास्ट में भी 3 महीने बचे हैं तो 40 फिर बढ़ेगी तो 500 हो जाएगी फिर 3 महीने के लिए। हमने सबको जोड़ा, एवरेज आया 430, उसका आधा ही तो है, उसी ने तो कहा है उसके 3 वर्षों के आधे के बराबर। 430 का आधा कितना होता है? 215। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल इसका। और देखते हैं यार क्या कह रहा है, इधर सुनिए। ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है इसका, बहुत बढ़िया सवाल। एक कंपनी क्या कह रहा है? एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। इन मैन्युफैक्चरर अंडरटेक टू सप्लाई 2000 पीस ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट एट 50 रुपीज पर पीस। According to estimate, even if 5% component fail to pass the quality test, then he will make a profit of 50%. प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है भाई, वो कह रहा है यदि 5% उसके आर्टिकल खराब भी हो जाते, फेल हो जाते, तो अभी वो 25% का लाभ कमा लेगा। और यदि उसके 50% खराब हो जाएंगे तो
तो उस बंदे को कितने का नुकसान होगा ये जानना, सवाल समझना, बहुत अच्छी लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। एक बंदे ने कहा कि भाई एक बंदे ने 2000 आर्टिकल बना के तैयार कर लिए, 2000 वस्तु बना ली, मतलब मान के चलो 50 रुपए के हिसाब से पेन बेचना चाह रहा है वो, और उसने भाई जो भी आर्टिकल जो मालिक है बना के चल रहा है, दिमाग लगा के बैठा है कि 2000 आर्टिकल मैंने बनाए, और उसने पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ने कहा है 50 रुपए प्रति पीस की दर से बेचने का वादा करे, मतलब चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए तुझे 50 रुपए का ही पीस बेचना है, कोई भी टुकड़ा कोई भी पेन बेचना है, कितने का बेचना है 50 का। उसने कहा ठीक है भाई, अब दिमाग भाई उसने कहा 2000 पीस थे मेरे पास, 50 रुपए का एक पीस है, ठीक है। अब वो मार्केट में गया लेकर के, और वो ये सोच के गया है कि अगर मेरे 5% आर्टिकल खराब हो जाएं, 5% वस्तु मेरी खराब भी हो जाएंगी तो भी मुझे 25% का लाभ हो जाएगा, ये लाइन समझ ले। उसने कहा है यदि वो 5% आर्टिकल फेल भी हो जाएंगे, असफल हो जाते हैं, तो भी उस बंदे को 25% का लाभ होगा। अब सुनो भाई, वो लेके कितने गया था 2000, अब 2000 में से 5% तो खराब हो गए, 2000 का 5% कितना होता है 100 वस्तु खराब हो गई, तो वस्तु मार्केट में कितनी बेचेगा 1900। उस बंदे ने 1900 वस्तु बेची, और एक वस्तु वो फिक्स कर चुका है, चाहे कोई भी कंडीशन हो 50 से बेचेंगे, तो बताओ 1900 वस्तु उसने कितने में बेची पता आपको 95,000 में बेच दी। और फिर भी वो कह रहा है कि मैं 5% वस्तु खराब होने के बावजूद भी मुझे 25% का लाभ होगा, वस्तु बिकेगी हर एक 50 रुपए की, तो भाई ये बता 25% का लाभ हुआ, और 25% का लाभ का मतलब जानता उसको ये चीज 4 रुपए में पड़ी होगी, और उसने बेची कितने में पता आपको 5 में नहीं बेची, कितने में बेची 95 में, कितने गुना हो गया 19 गुना। तो इस बंदे को ये वस्तु आई कितने की थी, टोटल इसका खर्चा कितना आता है 76। अब क्या हुआ कि उसकी 50% वस्तुएं खराब हो गई, 50% मतलब टोटल वस्तुएं थी कितनी उसकी 2000, वो तो सोच के गया था कि 2000 में से अगर 5% भी खराब हो जाएंगी फिर भी 50 का हम बेचेंगे तो भी 25% का लाभ होगा। तो भैया 2000 का 5% मतलब 100 वस्तु खराब हो जाएंगी, तो 1900 वस्तु बची, और 50 का ही बेचेगा मार्केट में, ये पहले ही वादा कर चुका है, तो कितने बेचेंगी 95,000 में, फिर भी उसे 25% का लाभ हुआ, मतलब 4 की चीज कितने बिक गई 5 की, मतलब ये सोच के गया, मतलब उसके लिए इससे ये पता चल गया इस वस्तु का सीपी कितना 76,000 है। अब होता क्या है, परंतु दाव उल्टा पड़ गया, कह सकते 50% वस्तुएं खराब हो गई, और 2000 का 50% मतलब कितना होता है भाई आधी, और 50% मतलब 1000 वस्तु ही मार्केट में बिकी, वस्तु कितनी बिकी है उसकी 1000, और कितने की बिकी है प्रत्येक 50 की बेचेगा, वो तो वादा है उसका बंदे का, तो उसने वस्तु बेची कितने में 50,000 में। इस बंदे को हुआ क्या फाइनली भैया 76,000 की चीज फाइनली 50,000 में बिकेगी, तो तुम्हें दिख रहा होगा इस बंदे को 26,000 का पूरे व्यापार में क्या हो गया लॉस हो गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल, और मैंने पहले ही बताया था अर्थमेटिक में सवाल कैलकुलेशन टफ नहीं होती है, सबसे मेन चीज होती है आप उसकी लैंग्वेज समझो वो बोल क्या रहा है। अगर आपने उसकी लैंग्वेज समझ ली तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, और नो डाउट जब ये बच्चा कोई भी एज ए स्टूडेंट एग्जाम में दे रहा होगा तो उसको समझना इतना आसान भी नहीं होगा, 1-2 बार रिपीट करेगा जब जाके कई लैंग्वेज अर्थमेटिक की समझ में आएंगे इस तरह के सवाल। ठीक, आंसर कितना आएगा 26,000। 10वां सवाल देखो भाई ये क्या है 23 अगस्त का, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव है, देखो ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। देयर आर सीनियर ऑफिसर एंड सेक्रेटरी इन ए ऑफिस, इफ 15 सेक्रेटरी वेंट टू ऑन लीव, 15 सचिव जी छुट्टी पे गए, और प्रत्येक सचिव के पास 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। फिर यदि उसके बाद, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसी से कनेक्ट है, जैसे पहले 15 सचिव गए थे, वो कह रहा है बाद में यदि 45 अधिकारी चले जाए, अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव बचेंगे। तो बताइए स्टार्टिंग में कितने सचिव थे। मैंने कहा ऐसे सवाल आते सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन, मैंने मान लिया ऑप्शन क्या लिया 30। अब शुरुआत में मैंने मान लिया सचिव कितने मान लिए, शुरुआत में 30 थे, अब 30 थे तो इनमें से छुट्टी कितने गए भाई, अब 15 लोगों ने छुट्टी ली थी उस समय, तो कितने सचिव बचे थे 15 बचे थे। अब वो कह रहा है 15 बचे थे, इनके पास वो कह रहा था जब 15 छुट्टी लेके जाएंगे प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 क्या होंगे सेक्रेटरी अधिकारी होंगे।
अब 15 लोगों के पास 2 होने चाहिए प्रत्येक के पास, तो अधिकारी कितने होने चाहिए? 30। अब बाद में कह रहा हूं उसके बाद 45 अधिकारी छुट्टी पर जाएंगे। अरे हमारे पास अधिकारी कितने बन रहे? 30 बन रहे, तो भैया 45 तो छुट्टी पर जा ही नहीं सकते, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 30 तो ऑप्शन नहीं आएगा यार। अरे 30 ही तो बने, 30 में से 45 कैसे चले जाएंगे? ये पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, दूसरा लिया 40। हमने माने 40 सचिव थे, 15 छुट्टी पे गए। अब 15 छुट्टी पे गए तो सचिव बचे कितने? 25। अब प्रत्येक के ऊपर 2 अधिकारी होना जरूरी है, इनके ऊपर 2 अधिकारी होना जरूरी है, उसी ने तो कहा है। तो अधिकारी कितने होंगे आपके पास? ऑफिसर कितने मिलेंगे आपके पास? 50। अब उसने एक बात कही है, क्या कही है? यदि इनमें से 45 छुट्टी पे चले जाएं तो चले गए भाई, 50 में से 45 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 5 ऑफिसर बचेंगे। अब जो सचिव रह गए, जो सचिव है ना इस समय, कितने सचिव है हमारे पास? सचिव तो 25 है, तो मुझे बताओ जो सचिव रह गए 25, इसके कितने गुना मिलेंगे? हर एक पे 5 मिलने चाहिए और 5 हैं, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया? बी ऑप्शन। ऐसे सवाल को सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन से। अगर इसके अलावा तुम कोई तरीका यूज करेंगे तब पड़ेगा, इक्वेशन बनेगी, ध्यान रखना। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, ये देखिए, ये भाई आपका पार्टनरशिप का सवाल है। 3 दोस्त हैं ABC और उन्होंने कोई साझेदारी की है, उनका निवेश का रेशियो 5-4-3 है। 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपये निवेश किए एक्स्ट्रा, और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपये एक्स्ट्रा निवेश किए। 1 वर्ष के बाद उनके लाभ का रेशियो इतना है, तो सी का भाग क्या होगा? देखो यार, प्रॉफिट होता क्या आप सब लोग जानते होंगे, बिजनेस का रूल है, जो जितना पैसा जितने समय के लिए लगाएगा उतना ही क्या हो जाता है? प्रॉफिट होता है। भाई प्रॉफिट होता क्या है? ये सब फॉर्मूला जानते हैं। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जो आदमी जितना पैसा लगाए, जितने समय के लिए लगाए, उतना ही क्या होगा? प्रॉफिट। 3 दोस्त थे, इन्होंने 5-4-3 में पैसा लगाया। मैंने मान लिया ये 5x रुपये लगाए, इसने 4x लगाए और इसने लगाए 3x। अच्छा भाई, होता क्या है, अब स्टार्टिंग 4 महीने बाद बी ने 1000 रुपये और लगा दिए, मतलब 4 महीने तक तो इतने रुपए रहे। सीधी सी बात है, बैंक वाली कहानी है। 4x रुपये कितने, जितने टाइम के लिए जितना पैसा रहेगा उतनी ही तो ब्याज देती है बैंक। वही ऐसा एक रूल होता है साझेदारी का। 4x रुपये कितने महीने तक रहे? 4 महीने तक तो यही रहे। 4 महीने के बाद उसने क्या किया? 1000 एक्स्ट्रा रुपये लगा दिए। 4x में कितने रुपये जोड़ दिए? अभी उसने 1000 रुपये जोड़ दिए। और बिजनेस कितने महीने चली है? 1 साल की। 4 महीने इतना काम किया, तो इन पे कितने महीने ब्याज मिलेगी? 8 महीने। 8 महीने बाद, 8 महीने तक तो ये पैसा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है यार? उसके बाद उसमें कितने रुपये जोड़ा है उस बंदे ने? उसने 2000 रुपये और लगा दिए। ये 3x तो था ही, और साथ साथ 2000 रुपये और लगा दिए। ये कितने महीने लगाए? 4 महीने के लिए। 8 और 4 12 महीने। अच्छा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब इसने तो 12 के 12 महीने काम किया। प्रॉफिट होता क्या? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब देखो भाई, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर लिया, ये सीधा सीधा किसको शो कर रहा है? प्रॉफिट का। और प्रॉफिट का रेशियो भी दे रखा है, जिसका निकालना वो कर लीजिए। जैसे मैंने ए के बारे में लिख दिया, ए का लिख लिया आपने। ए का कितना लिखा है? 5x इंटू 12, ए का प्रॉफिट लिख दिया। सी का लिख लो, कितना आएगा भाई? सी का लिख लो 8 या 24 और 4 या 12। 24 और 12 भाई, 8 या 24x आएगा। 4 या 12, 24 और 12 कितना आएगा? 36x। 4 गुणा 2000 कितना आएगा भाई? 8000। ए और सी ले लिया, और यहां पर ए कितना कमाता है? 15 रुपये। सी कितना कमाता है? 11 रुपये। आपका मन करे ए और सी ले लो, ए और बी ले लो, बी और सी ले लो, कोई भी रेशियो आप लगाओगे सबसे आंसर तो वही आएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे इस कैलकुलेशन को, वो भी देख लो यार। मुझे बताइए, 5 से कितनी बार गया? 3 बार। 3 से कितनी बार गया? 4 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 गुणा 44x आएगा, 36x आएगा, प्लस 8000 आएगा। 8x बराबर 8000। x की वैल्यू कितनी है? 1k। पूछा क्या था? सी ने कितना पैसा लगाया था स्टार्टिंग में? सी ने कितना लगाया था? 3x। तो हम कह देंगे 3x का मतलब कितना कह देंगे? 3 गुणा 1k, मतलब स्टार्टिंग में इस बंदे ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 3000 रुपये। ऑप्शन क्या आएगा? सी। भाई प्रॉफिट होता क्या? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लगाया, आंसर आ गया। आपका मन कर, मैंने जैसे ए और सी का रेशियो लिया, बी और सी भी ले सकते हैं, सी और ए भी, कोई भी आप रेशियो लगा सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए और सवाल।
इस 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था। क्या पूछ रहा है भाई, देख लो इसे भी। अच्छा भाई, डिवीजन मेथड वाला। अब आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा। इसमें क्या, हम जब लंबी विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक जो होता है वो 2 मिलता है, और जो क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक मिलते हैं वो 2 4 2 मिलते हैं। इन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल तो ना थोड़ा ऑप्शन से आसान आ गया। ऑप्शन से क्या आ गया, आसान आ गया। बच्चा ऑप्शन से तोड़ देता। चलो पहले मैं आंसर देना सिखा देता हूँ, बाद में कैसे होता है वो भी सिखा दूंगा। अब जैसे ये सवाल मुझे करना है तो मुझे एक बात के लिए अंतिम भाजक के बारे में पता है। यही अंतिम भाजक जो होता है उसी को क्या कहते हैं आपको पता है। यही चीज क्या होती है आपको पता है, एचसीएफ। अभी समझाएंगे कैसा, एक एग्जांपल देके पहले आंसर देना सिखा रहे हैं। मतलब एचसीएफ कितना आना चाहिए, 2। इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 4। ये तो हो नहीं सकता। इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 4। ये नहीं हो सकता। इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 4। ये हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन था जिसका आंसर आ रहा है बी। आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन होगा। जिनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, इसी से खत्म हो गया। अंतिम भाजक कितना होना चाहिए आपका, 2। मतलब यही चीज तो एचसीएफ है। एक ही ऑप्शन था जिसमें आ रहा है, ये आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब होता कैसे वो समझा देते हैं। देखो पहले तो मैं समझा देता हूं, जैसे इसी सवाल पर समझाऊं और इसी के तरीके द्वारा कि भाई 18 और 40 का एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे मासापा कहते हैं, किसकी विधि द्वारा निकालो, आप इसे काउंट कीजिए भाग विधि द्वारा। अब जैसे होता क्या बच्चे, इसे करने का तरीका होता है कि भाई छोटी संख्या का भाग तुम बड़ी संख्या में दो। अब देखो 18 दूनी क्या आएगा, 36, और रिमाइंडर कितना आया, 4। अब क्या करो, अब ये करो भाई, ये जो रिमाइंडर आया है ना 4, ये रिमाइंडर जो आया 4 उसका भाग इस छोटी संख्या में दो। 18, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आया, 2। फिर क्या करूं, जो रिमाइंडर 2 आया है, जो रिमाइंडर 2 आया है उसका भाग इसमें दो, 4 में, तो 2 दूनी 4। और जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं एचसीएफ बोल सकते हैं, अंतिम भाजक। ये जो आया है ना, जिस पे भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, यही होता है अंतिम भाजक, या कह सकते हैं यही क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब देखो ये वही सवाल है, जब लंबी विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो अंतिम भाजक क्या मिलना चाहिए हमें, 2। तो अंतिम भाजक बोल दो या एचसीएफ 2 मिलना चाहिए। और जो क्रमिक भागफल मिलने चाहिए 2 4 2, देखो 2 4 2 ये मिलने चाहिए। मिल गया, नहीं मिल गया। अब ये एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक है, जब पढ़ेंगे पूरी तरह से, जब समझाएंगे। वैसे सवाल इतना आसान दिया था, ऑप्शन की वजह से जो बच्चा जानता था एक वर्ड क्या है, अंतिम भाजक से पता चल रहा है ये एचसीएफ है। एचसीएफ कितना आना चाहिए, 2, और इनका एचसीएफ कितना 4 4 4 आ रहा है। ये देखते ही बच्चा ब्रेक कर देता, यही ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है, जिनका अंतिम भाजक क्या मिलना, बी। ये ऐसे करते, और अच्छी तरह पढ़ना है डिवीजन मेथड। जब एचसीएफ एलसीएम की जो क्लास है वहां समझा देंगे, ठीक। अब देखो यार, एक सवाल दिया इलेक्शन का। वैसे ये सवाल सीजीएल का सवाल है, ये सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल है। ये 2-3 बार पूछ चुके हैं एसएससी में। भाई एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, 75% लोगों ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% वोट खराब हो गए। उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोटों का 75% है। और नामांकित मतदाताओं की संख्या देखो ऐसा है, वो पूछा नामांकित माने कितने गांव के लोग वोट देने गए थे, सॉरी कितने गांव की टोटल वोटिंग थी। मैंने मान लिया गांव की टोटल वोटिंग थी ए। इसे सक्सेसिव मेथड से कर लो। 75% लोगों ने वोट डाला, तो 75% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3/4 लोगों ने वोट दिया। इनमें से 2% खराब हो गई, तो खराब हो गई तो उन्हें हटा दे, तो सही वोट कितनी रही, 98%। सही रही। जीत, ये किसकी वोटिंग दे रखी है, जीतने वाले को 9,261 वोट मिले। जीतने वाले को कितनी वोट मिली, 9,261। परसेंटेज में कितनी वोट मिली है, 75%। परसेंटेज में से 75% वोट मिले। ओरिजिनल संख्या कितनी मिली, 9,261। सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा यार आपका। सॉल्व कैसे करोगे, 9 9 3 गुणा 3 9 होता है, एक बार 9 दूनी 18, 9 9। अब क्या करोगे, अब ये काम कर सकते हो 2 से 2 बार, 2 से ये 49, 49 से भी कितना 98, और एक का मान कितना आएगा, 4 दूनी 800 गुणा 21, 16,800। टोटल वोट कितनी थी बेटा आपकी, 16,800। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे तो आसान है। 100 वगैरह मानोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये आसान से सक्सेसिव मेथड निकालो कि टोटल वोट आपने ए मानी,
75% लोग मतलब 3/4 लोगों ने वोट दिया, उनमें से 2% खराब हो गई, तो सही कितनी रही 98%। जीतने वाले को इतना मिला 75, तो मतलब 3/4, जिसका मान कितना है 2261। आंसर आपका आ जाएगा। और देख लेते, ये भी समझ लो। एक व्यापारी है यार, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% पे डिस्काउंट में बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकिंग के लिए रियायती छूट वाले मूल्य पर 10% का शुल्क भी लगा लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4052 रुपये अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ हो जाता है। व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था? बहुत बढ़िया सवाल है। सुनना कब आया भाई? ये यूपी प्लस री एग्जाम 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का सवाल है। मैंने आपको बताया था 23 और 24 अगस्त की सबसे बेस्ट शिफ्ट रही है चारों, इनसे बढ़िया कोई शिफ्ट नहीं थी आपकी अभी तक। पेपर तो सभी ठीक है, जो बच्चा दे के आया सभी टफ लगते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी शिफ्ट रही है इनकी आपकी। ये बताइए, एक बंदे ने 20% का डिस्काउंट दिया। मान लो हम कोई वस्तु खरीदने गए, हमने अपने मन से कोई वस्तु का एमआरपी कितना प्रिंट कर रखा था 100, 20% हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हमें कितने की वस्तु पड़ी? 80 की पड़ी। लेकिन जैसे हम भाई तुम हमारे पास आए, तो मैंने कहा 20% डिस्काउंट है, तुमने कहा ठीक है सर हमें 80 में पड़ जाएगी। हाँ भाई 80 में वस्तु ले लो। अब कोई सामान आपने लिया, मान लो फ्रिज खरीदा, तो उसकी पैकिंग वगैरह, कोई भी सामान खरीदोगे उसकी पैकिंग वगैरह करेगा। अब पैकिंग अपने पास से तो मालिक नहीं करेगा भाई, जो भी खर्चा आएगा पैकिंग से लेकर के, तो वो जो आपको दिया गया, हमने कितने में दिया 80 में, उस पर 10% हम टैक्स लगा लेंगे भाई, पैकिंग फ्री में नहीं करेंगे। तो वो कहने का मतलब है जो तुमने 80 में हमसे खरीदी थी 10% उस पर टैक्स लिया जाएगा। 80 में खरीदी और 10%, 80 का 10% कितना होता है? 8 रुपए क्या हो जाएगा? टैक्स लगाएंगे। तो हमको फाइनली जो दुकानदार खरीद के लाया था, दुकानदार मतलब जो बंदा खरीद के लाया, उसे फाइनली अपनी जेब में से कितने रुपए पे करना पड़ा? 88 रुपए। या हम कह सकते हैं दुकानदार ने वो वस्तु कितने में बेची? 88 में बेची। उस व्यक्ति को कितनी पड़ी? 88 में पड़ी, है ना? 10% टैक्स ले लिया उसने। अब होता क्या है, उसने कहा है जो बंदा खरीद के लाया, खुदरा विक्रेता मतलब जो बंदा मैं खरीद के लाया, मान ले मैं खरीद के लाया किसी मालिक से, है ना, कोई बड़े व्यापारी से, मेरे को ये कितने में पड़ी? 88 में पड़ी। अब वो मैं इसे 4052 रुपए, मुझे कितने पे एक्स्ट्रा मिल गए? 4052 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, जिससे मुझे कितने का लाभ हो गया? 25% का। मतलब ये एक बात क्लियर है, 25% का जो लाभ हुआ है वो कितने रुपए एक्स्ट्रा देने की वजह से हुआ है? 4092। मतलब 25% की वैल्यू इतनी है। हम अगर आपसे पूछे 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम कहोगे इसमें 4 गुना कर दो, तो हम कह देंगे 8, 36, 16। ये 100% की वैल्यू है। मतलब मैं खुदरा विक्रेता जो खरीद के लाया था उसके लिए इस वस्तु की सीपी कितना बन गया? इस वस्तु का सीपी कितना बन गया भाई? हम कह देंगे इस बंदे के लिए, ये बंदे के लिए ये वस्तु पड़ी कितनी की थी? 16,368 की पड़ी थी। दोबारा सुनो, 4092 रुपये एक्स्ट्रा बेचा, जिसकी वजह से हमें 25% का लाभ हुआ। हम जानना चाहें 100% की वैल्यू बताओ, तो 100% की वैल्यू आएगी 16,368। मतलब 100% क्या है? वस्तु का सीपी है। इसका मतलब खुदरा विक्रेता के लिए 100% की वैल्यू क्या है? सीपी। इसका मतलब जो बंदे को 16 कितने की पड़ी थी? 16,368 की पड़ी थी, जबकि भैया वो सीपी कितना था? ओरिजिनल सीपी था आपका 88, और जबकि ये कितने का दिखा रहा है? 16,368 का दिखा रहा है। और मुझे कितने का मान चाहिए? एमआरपी 100 का मान चाहिए, एमआरपी का मान चाहिए भाई। कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते अरे भाई सीपी कितने का पड़ा है? 16,368। रेशियो कितने का? 88 का मान इतना, तो 100 का मान चाहिए। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे यार। आप इसे कैसे करेंगे आप सुन लो भाई। 4 से कितनी बार गया? 25 बार। और 4 से कितनी बार गया? 22 बार। अब क्या कर सकते हैं? 22 का भाग दे देंगे। 22 से कितनी बार गया? 154 बार। अब कितना आएगा? 22 चौक 88 और 22 चौक 88। अब इसे सॉल्व करेंगे भाई, 25 का गुणा करेंगे ना, 25 का गुणा करेंगे तो 100, 100 और 100, 110, 175 और 11, 186, 18,600। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 18,600 इसका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो बहुत बढ़िया सवाल, प्रॉफिट लॉस को डिस्काउंट को मिक्स करके इन्होंने सवाल बना रखा है। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल। ठीक।
और देख लेते कोई एक सवाल हो। हाँ, ये एक और सवाल है डिस्काउंट के। क्या कह रहा है भाई, एक व्यापारी एमआरपी पे 4% का डिस्काउंट देता है, प्रत्येक फिर भी उसे 15% को प्रत्येक 15 वस्तुओं पर खरीदने पे एक वस्तु फ्री देता है। इस प्रकार 35% का लाभ हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए एमआरपी और क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, एमआरपी क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। तो देखो कई सारे तरीके, देखो आंसर देना है तो बहुत आसान तरीका तो एक ये है कि बच्चे को हम ये सिखाते सीपी और एमआरपी के लिए डायरेक्ट आंसर देना सिखा देते। 100 माइनस डिस्काउंट होता है आपका सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट होता है एमआरपी। अब बताओ कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 4% का डिस्काउंट। 100 में से 4 गए तो कितना अच्छेगा, 96। प्रॉफिट कितने का, 35, तो 135। लेकिन अब आंसर आर्टिकल वाला सवाल है। ये बताओ दुकानदार के पास में 15 पे एक वस्तु फ्री दे रहा है, मतलब बाई 15 गेट 1 फ्री। अब देखो यार ऐसे सवाल का आंसर ही देना ना यहाँ पर। तो ये बताओ दुकानदार के पास से टोटल कितनी वस्तु गई, 15 खरीदी एक फ्री गई, तो कितनी गई, 16। 16 का भाग तो इसमें दे देना। और तुमने खरीदी कितनी थी, तुमने कितनी खरीदी थी, 15। 15 का भाग इसमें दे देना, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 6 आएगा, ये 9 आएगा। सीपी और एसपी का रेशियो, एमआरपी का रेशियो कितना है, 2 और 3। सीपी से एमआरपी कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने से, 2 से। तो हमसे पूछा था कितने परसेंट अधिक है, तो आंसर कितना आएगा, 50%। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ये 50%। बहुत शॉर्टकट आंसर है हर सवाल का। ये क्या कह रहा हूं मैंने कहा एक लाइन पढ़ाते हैं हम, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 4%, तो कितना आएगा, 96। कितने का लाभ होगा, 35, तो 135। अब जब आर्टिकल वाला सवाल होता है और आंसर देना होता है, मैंने बताया 15 पे एक फ्री है, तो टोटल वस्तु कितनी गई, 16। यहाँ पे याद रखना टोटल वस्तुओं का भाग देता है। यहाँ तूने खरीदी कितनी थी, 15, उनका भाग दिया जाता है। डायरेक्ट सीपी एमआरपी का रेशियो आ जाता है। सीपी से एमआरपी कितना देखा, 1, 2, आंसर आएगा 50%। कॉन्सेप्ट तो बहुत कुछ है इसका, पर आंसर देने का तरीका ये बेस्ट रहता है। ठीक, इसे याद रखना। और सवाल भाई क्या कह रहा है भाई, एक सवाल और है इसका, ये भी भाई 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। मैंने बताया था जो बढ़िया सवाल थे 23, 24, 25 में एक ऐसा मिला, वो भी मैंने करा दिया। एक विद्यार्थी के 6 पेपर हुए, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए मैक्सिमम स्कोर इक्वल था, मतलब जो भी रहा हो सबके पेपरों का स्कोर मैक्सिमम क्या था, बराबर था, मतलब पूर्णांक जैसे कहते हैं वो बराबर था। जो बच्चों को अंक मिले 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक मिले। इस बच्चे को स्कोर मिला एक सब्जेक्ट में 5 नंबर, एक में 6 नंबर, एक में 7, एक में 8, एक में 9, एक में 10। जो इनको टोटल स्कोर मिला है ना, वो कितने परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर है। तो बताइए उसने कितने पेपरों में 60% से कम स्कोर लेके आया, ये जानना है। ये बता, इस बच्चे को मैंने माना 5 नंबर मिले, 6 मिले, 7, 8, 9, 10, टोटल कितने नंबर मिले, तो हम कहेंगे 15, 15, 15, टोटल नंबर मिले 45। हमने देखा टोटल इसे जो प्राप्त हुए हैं ना, टोटल नंबर इसे जो मिले, गेट मिले हैं, तो हम कह देंगे 45 नंबर, जो 60% के बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए आप खाली, क्या 1% की वैल्यू कितने से बनती है, आपको पता चल गया, 3/4 से। 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, हमें ये पता चल जाएगा क्या टोटल पूर्णांक कितना था। टोटल पूर्णांक है ना, टोटल उसका टोटल पूर्णांक कितना था, 100% की वैल्यू पता चल जाएगी। 3/4 इंटू 100, तो भाई ये पता चल जाएगी कितनी थी, टोटल पूर्णांक कितना था, 75। मतलब हम कह देंगे टोटल पूर्णांक था 75 का, उस बच्चे के अंक आए कितने थे, सभी विषय में जोड़ दिया जाए तो 45 नंबर आए थे। टोटल पूर्णांक कितना था, 75। तो ये तो 60% नंबर आ गए। अब वो जानना चाह रहा था ऐसी कितनी सब्जेक्ट थी जिनमें 60% से कम स्कोर आया था। अब ये बताओ मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये तो भाई 6 सब्जेक्ट का स्कोर है ना भाई, कितने पेपर हुए, 6 पेपर हुए ना, एक में 5, 6, 7, 8, 9, 10 आए। ये जो टोटल पूर्णांक है कितने का है, 6 पेपरों का। तो मुझे बताओ ईच पेपर, जो एक पेपर हुआ है, प्रत्येक पेपर हुआ है, ये 75 नंबर तो 6 पेपरों के, कितने पेपर के, 6 टेस्ट के। और एक टेस्ट का मतलब स्कोर कितना रहा होगा, एक टेस्ट का स्कोर रहा होगा उसका कितना रहा होगा पता, 12.5 नंबर।
मतलब जो एक पेपर हुआ है वो कितने में से हुआ है, 12.5 का एक पेपर, दूसरा भी 12.5 का, ऐसा तीसरा, कितने पेपर हुए ऐसे 6। अब वो जानना चाह रहा है वो नंबर बताइए भैया जिनमें 60% से कम नंबर लेके आया था। अब मुझे बताओ, मैं उन्हें निकालना है ना जो 60% से कम थी। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ भाई, 10 नंबर लेके आया कोई आदमी, 10 नंबर लेके आए 12.5 में से, तो इसकी कितनी परसेंटेज आई हम जानना चाहें तो 12.5 से कितनी बार जाएगा पता है, ये 8 बार। तो हम कहेंगे इस बच्चे की तो 80% आए, ये तो हो नहीं सकता यार, हमें तो 60% से क्या ढूंढना है, कम। अब भाई क्या करो भाई, एक काम करो, हटाओ 12.5 में से हमने कहा एक बच्चे के 9 नंबर आए, वो 9 नंबर लेके आया, तो 12.5 का कितने गुना, 8 गुना, 9 गुना 8 72% लेके आया, ये भी नहीं ले सकते। हम लेंगे 8 वाला, 12.5 में से एक बच्चे के 8 नंबर आए, इसमें कितने आए थे, 64, ये भी 60 से ज्यादा है यार। तो 10 9 8 को तो नहीं ले सकते, ये 3 पेपर तो कैंसिल हो गए। 10 वाला इसमें भाई 80% बन रही है, इसमें 72 बन रही है, इसमें 64 बन रही है। अब 7 नंबर लेके आया कोई बच्चा 12.5 में से, इंटू 100, हम कह देंगे कितने परसेंट आए, 56%। और ये ऐसे बच्चे काउंट करने हैं जिनके नंबर 60% से कम थे, 5 6 7, ऐसे बेटा 3 पेपर ऐसे थे जिनमें स्कोर हमारा 60% से क्या था, कम था, और 3 पेपर ऐसे थे जिनमें 60% से ज्यादा था। क्लियर हुआ भाई। टोटल नंबर कितने आए इस बच्चे के, नंबर जोड़े, एक में 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 9 10, टोटल कितने नंबर आए, 45। और जो 45 नंबर आए पूरी परीक्षा के कितने परसेंट के बराबर, 60, तो 1% बराबर 3/4। अगर मैं जानना चाहूँ टोटल पूर्णांक कितना होगा, 75, 75 पूर्णांक हुआ टोटल, कितने पेपर होगा, 6 का। तो प्रत्येक पेपर कितने का था, 12.5 नंबर का। अब 12.5 में से 10 वाले का निकाला, 9 का निकाला, 8 का निकाला, ये नंबर 3 बच्चे तो ऐसे थे, 3 पेपर तो ऐसे थे जिनमें 60% से कम था, हमें तो 60% से कम वाला चाहिए, 5 6 7, कितना आंसर आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो ये मैंने 3 दिन का पेपर मैंने करा दिया आपको, 23 अगस्त का, 24 अगस्त का, 25 अगस्त का, 6 शिफ्टों में जो बढ़िया बढ़िया सवाल थे, जो अपने आप में मैंने बताया, जो बच्चे खासकर एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं 9 अगस्त से जो स्टार्ट होने वाला है 9 सितंबर से, उनके लिए भी ये जाके देख सकते हैं। वैसे मैंने 10 शिफ्ट हुई हैं एसएस यूपीपी की, यूपीपी री एग्जाम की 10 शिफ्ट हुई हैं, 23 24 25 30 31, 10 शिफ्टों में मैंने 100 क्वेश्चन इसके सिलेक्ट किए। इसकी एक फाइल में तैयार करवा रहा हूँ, वो आपको लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैथ्स बाय उमाशंकर सर चैनल पर, और साथ साथ आपके जो भी ग्रुपों में जुड़े हुए लोग हैं वहाँ पर मिल जाएगी। तो 100 क्वेश्चन को जरूर आप अटेम्प्ट कर लेना। जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है मैंने आपको वो करा दिए। अभी जो 30 और 31 को जो 4 शिफ्ट बची हैं उनमें जो सवाल आए हुए हैं अगले पार्ट में उन्हें करा देंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप डाउट छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है। और क्लास समझ में आई हो तो लोगों को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि आप लोगों को पता ही होगा टेस्ट सीरीज आपकी मैंने स्टार्ट कर दी, इस चैनल पर कंटिन्यूस आपकी क्लास मिलेंगी। तो धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को।